नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के इस पहर में ये रोशनी जो हवेलियों, महलों और इसी के साथ किलों पर पड़ती है, वो एक अद्भुत, एक बिल्कुल ही भव्य, रंगीले राजस्थान की ऐसी तस्वीर पेश करती है जो कि शायद भारत के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। राजस्थान में जयपुर से हवा महल के सामने से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि किसकी बातें हवा हवाई साबित करेगी जनता, क्योंकि 6 बजे तक ही वोटिंग थी और 6 बज गए हैं, 1 मिनट बाकी है, 6 बज रहा है। यानी जनता ने कितना वोट किया है, किसके पक्ष में, किसके खिलाफ में, किसकी बातों में दम दिखा, किसकी बातें हवा हवाई साबित हुई। हमारे तमाम सहयोगी राजस्थान के कोने कोने से आपको बताएंगे वोटिंग ट्रेंड्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको शरद हमारे सहयोगी यहीं पर जयपुर से बताएंगे कि जिन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई या महिलाएं ज्यादा निकली हैं, वो ट्रेंड्स क्या इशारा कर रहे हैं, क्या ध्रुवीकरण की छाप दिखाई दे रही है आज की वोटिंग में। इसी के साथ हम आपको लिए चलेंगे सरदारपुरा, जोधपुर की सीट, जहां अशोक गहलोत चुनावी मैदान में है महेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने। वहां पर अशोक सिंघल आपको बताएंगे कि वोटर किस तरह से अभी तक का मूड दिखा रहा है। आपको लिए चलेंगे हिमांशु मिश्रा के पास, झालरापाटन, जहां से वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में है। उनका नाम जरूर बाद की लिस्ट में आया, लेकिन वो भी एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर। अब बड़ी खबर बताते हुए आपको बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि शाम 5 बजे तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 68% से ऊपर वोटिंग हुई है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप देखें तो 5 राज्यों के चुनाव में अब 4 राज्यों का चुनाव संपन्न। 3 दिसंबर का इंतजार है। तेलंगाना में जरूर 30 तारीख को, 30 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ईवीएम में कैद हो गई है तकदीर उन तमाम उम्मीदवारों की जो राजस्थान के चुनावी रण में है। अशोक गहलोत की भी, बीजेपी के उस कमल की भी जिसको पीएम कैंडिडेट बताते हैं। आइए दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लिए चलेंगे रिपोर्टर। इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, जो तमाम नेताओं से बातचीत हुई है उसके कुछ हिस्से सुनाएं। आइए आपको लिए चलते हैं सबसे पहले शरद के पास। शरद, शाम का ये पहर है, हवा महल के सामने मैं मौजूद हूँ। शाम की ये खूबसूरत रोशनी से ये पूरा झरोखा जो है वो नहा चुका है। बगल के मंदिर से यहाँ घंटियों की आवाज आ रही है, लेकिन किस्मत किसकी जगती दिख रही है, किसका सवेरा रोशन होता हुआ दिख रहा है, कमल का या फिर गहलोत का? देखिए अंजना, ये बड़ा सवाल पूछती है कि किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी बताना मुश्किल है, कांटे का टक्कर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि दरवाजा बंद हो गया। देखिए पोलिंग स्टेशन का दरवाजा बंद हो गया, फिर भी अंदर कतारें लगी हुई है। कैमरामैन कहें कि ऊपर उठाकर दिखा दें एक बार कैमरे को। जो बाहर आने वाला है उन्हीं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, अंदर जाने वाले के लिए दरवाजे बंद हो गए। अंजना, याद आ रहा है मुझे 2018 का आज का ही दिन, जब खत्म हुई थी पोलिंग और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तक के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां पर पूछा गया था कि आप 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी नौजवान को मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप भी थे उस प्रोग्राम में, मुझे याद है। और वो उन्होंने कहा था कि मैं अभी इस बात को आपको नहीं बताऊंगा। आज वो दिल्ली जाने की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि वहां पर दिल्ली दरबार की वो धमक नहीं रही। मगर बीजेपी में सारे नेताओं में बेचैनी है कि किसके इलाके में कितनी सीटें जीत रही है। हर कोई, गजेंद्र सिंह शेखावत वो जोधपुर में लगे हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में, झालावाड़ में वसुंधरा राजे, और कांटे के टक्कर में सारे बड़े नेता फंसे हुए हैं। वोटिंग परसेंटेज मैं देख रहा हूं 5 बजे का, आप जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे बाबा बालकनाथ का तो 74% पहुंच गया 5 बजे ही। इसके अलावा 74% के आसपास पहुंच गया बूंदी में, जहां पर गुजर वर्सेस माली चल रहा है अशोक चांदना के यहाँ। इसी तरह से लक्ष्मणगढ़, जहां पर पेपर लीक के लिए सबसे बदनाम हुए थे शिक्षा मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके यहाँ भी 75% पहुंच गया। तो ये जो हाई प्रोफाइल लोग थे उनके यहाँ वोटिंग भी जबरदस्त हुई है। हो सकता है कि दोनों तरफ से वोटिंग कराई गई हो, मगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना किस तरफ जनता का रुख जाता है ये कहा नहीं जा सकता है फिलहाल। मगर जो एक मोटा मोटी देखने को मिला है कि इस बार कोई बहुत ज्यादा लहर नहीं रही। स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेताओं के ऊपर लोगों का गुस्सा फूटा हो या प्रेम हुआ हो, उसके आधार पर ज्यादा वोटिंग हुई है। जो शेखावटी के इलाके से खबर आ रही है कि शेखावटी इलाके में जातियों का टकराव खूब हुआ है, मसलन की तारानगर में। जी
ठीक है, दो लाइन दो में लाइन तो में यही कहा जा सकता है ध्रुवीकरण हुआ है कि अभी इस बार इस जमकर हुआ है, अलग अलग इलाकों में हुआ है। और आप देख लीजिए, उदयपुर से देख लीजिए, भिलवाड़ा अजमेर का ये पूरा इलाका है, अलवर का एक पूरा बेल्ट है जहां पर जमकर ध्रुवीकरण हुआ है। और ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वहां पर वोटिंग का परसेंटेज देख लीजिए, शाम 4 बजे ही 70% के ऊपर चला गया था। जी अशोक, 3 दिसंबर तक इंतजार तो करना ही है, लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजना, एक समय हुआ करता था जब बहुत साल पहले ज्यादा पोलिंग होना एंटी एस्टेब्लिशमेंट माना जाता था हमेशा, कि जो सत्ता है उसके खिलाफ, और जो विपक्ष है उसके पक्ष में माना जाता था। देखिए चीजें बदल गई हैं पिछले कुछ सालों से। ज्यादा वोटिंग होना कई बार सरकार के फेवर में भी जाता है, सरकार के खिलाफ भी जाता है, इससे कोई पैमाना ज्यादा रहता नहीं है। हालांकि जो राजस्थान का ट्रेंड है 5 साल में सत्ता परिवर्तन का, ये बहुत राज्यों में हुआ करता था, हरियाणा में भी हुआ करता था, पंजाब में भी हुआ करता था। मुझको याद है जब अकाली दल की सरकार दूसरी बार रिपीट हुई थी तो बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, कह रहे थे कि नहीं उनके खिलाफ अकाली दल के, लेकिन दोबारा से अकाली दल की सरकार बनी थी। तो ये पैमाना रहा नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे रिवाज जो 5 साल वाला है अगर बदल रहा है वो, तो ज्यादा पोलिंग होना तो सरकार के खिलाफ ही जाएगा। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोशिश है कि जैसे शरद डालते कांटे की टक्कर, यहाँ किसी मर्जी से आप बात करें, किसी आपके पास भी आऊंगी। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राशिद किदवई जी जुड़ रहे हैं, संजय कुमार जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि CSDS लोकनीति के को डायरेक्टर हैं। संजय जी, आज किसी और से नहीं, मुझे आपके साथ शुरुआत करनी है। वोटिंग ट्रेंड को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर, महिलाओं के ज्यादा वोट करने को लेकर, बाबा बालकनाथ जैसी सीट पर 74% वोट 5 बजे तक ही पड़ जाने को लेकर, आपको वोटिंग ट्रेंड्स किस तरह के बड़े संकेत दे रहे हैं? अगर 3 मोटी बातें आप बता रहे संजय जी। अंजना जी, मुझे लगता है कि वोटिंग अगर बढ़ती हुई ट्रेंड को देख रहे हैं कि टर्नआउट बढ़ा है, एक बात तो साफ है कि बहुत कॉम्पिटिटिव चुनाव दिखाई पड़ रहा है। दोनों पार्टी के समर्थक, पार्टी के नेता अपने अपने समर्थकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वोट देने आए। तो ये जो ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये इसका साफ संकेत दे रहा है। दूसरी बात, कुछ इलाकों का जिक्र किया गया, कुछ कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र हुआ जहां पर टर्नआउट 4-5 बजे ही 75% छू रहा था। इस बात का संकेत देता है। और वो इलाके कौन से इलाके हैं? इन इलाकों में मुस्लिम आबादी भी है, मुस्लिम वोटर भी हैं। तो पोलराइज्ड इलेक्शन भी इन इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों समुदाय के वोटर बढ़ चढ़ कर निकल के आए और वोट दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि भले ही हम कह रहे हैं कि लहर नहीं है, लहर नहीं है, तो लहर जब हम बात करते हैं तो एक तरफा होता है। लेकिन यह जरूर है कि चुनाव के प्रति बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है जनता में। ये 3 बड़ी बातें तो मुझे लग रहा है इस वक्त जो टर्नआउट के जो आंकड़े हैं उससे ये 3 बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है शहजाद जी, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या कह रही है कमल के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप लोगों ने पूरे चुनावी पिच पर हिंदुत्व को बिछा दिया। हर मुद्दा, कन्हैया लाल से लेकर जयपुर धमाके, बिजली रहे रमजान के वक्त मुस्लिम बहुल इलाकों में, या फिर PFI का मुद्दा उठाना, या फिर हिंदू त्योहारों का मुद्दा उठाना, आपका हर मुद्दा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आगे बढ़ा। अंजना जी, वैसे तो मैं आपको खमाखणी कहूंगा, परंतु राजस्थान की जनता हवल जायजो कह रही है। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को हवल जायजो कह रही है, और ये इसलिए कह रही है क्योंकि इस बार कोई रिवाज नहीं, राज बदलेगा और काम करने का अंदाज बदलेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज केवल अंजना जी 25 नवंबर एक मतदान दिवस नहीं है, आज राजस्थान की जनता ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में लिया है। मुक्ति मिलेगी महिला उत्पीड़न से, मुक्ति मिलेगी किसानों को धोखे से, मुक्ति मिलेगी युवाओं को बेरोजगारी और धोखे से, मुक्ति मिलेगी महंगाई से, मुक्ति मिलेगी जिस प्रकार से यहां पर तुष्टीकरण का नंगा नाच चला है। आपने कहा हमने हिंदुत्व की पिच सजाई। अंजना जी, बताइए कि कोई ऐसा आपको सरकार याद होगा जिसके बिजली के ऑर्डर में लिखा गया हो कि रमजान में मुसलमानों को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगी, परंतु उसी समय पर जब रामनवमी और नवरात्र थे तो उसके विषय में एक शब्द नहीं लिखा जाता है। कहीं आपने देखा, आप जयपुर में हवा महल पर खड़ी है, जयपुर
जबलपुर में ही अब तो वहां वोटिंग हो पर गई एक शहजाद। इकबाल नाम के लड़के को रोड रेज में मारा गया, गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। सुनिए, उनको 50 लाख रुपए 4 घंटे के भीतर मिले, परंतु साधु संत जो हमारे मारे गए दौसा में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, हमारे साधु संत विजयदास जी उनको आत्महत्या करनी पड़ी, उनके लिए कितना मुआवजा दिया गया? सरकार ने मुआवजा देने में भी हिंदू मुसलमान किया। क्या यह सच बात नहीं है कि मैं जहां पर काम कर रहा था कोटा में, पीएफआई को मार्च निकालने की पूरी परमिशन दी गई, पुलिस की प्रोटेक्शन दी गई, परंतु हिंदू जो त्योहार थे, नवरात्र का पर्व था, अलग अलग पर्व थे, शोभा यात्रा थी, उसमें 144 17 डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई, तो क्या यह नहीं हुआ? तो तुष्टीकरण की अगर राजनीति की जाएगी, तो जैसे बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, इन विषयों को उठाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित उठाया इस विषय को। और मैं डंके की चोट से कहता हूं अंजना जी, जब सनातन समाप्ति की बात की जाएगी, जब हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की जाएगी, जब कहा जाएगा हिंदू तो आईसिस और बोको हराम है, तब यह सांप्रदायिक नहीं है क्या? तो उनसे पूछिए ना, जो अपने आप को जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, जब सनातन समाप्ति की बात की गई, तो क्या स्टैंड लिया उनके नेताओं ने? एक स्टैंड नहीं लिया। देखिए, वोटिंग खत्म हो चुकी है शहजाद जी, वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है अतुल जी? और क्योंकि अब वोटिंग समाप्त होने के बाद देखिए, ये जो कई सीटों, बाबा बालकनाथ की सीट लीजिए, 74% वोटिंग 5 बजे ही हो गई थी, कई सीट्स पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? अंजना जी, आप शहजाद जी को बता रही थी हो गया वोटिंग, हो गया वोटिंग, हो गया, अभी 6 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं, लेकिन उनकी वही कैसेट चल रही थी जो उनकी प्रचार के दौरान चल रही थी। मुझे एक बात बताइए, कन्हैयालाल का विषय भूल गए वो? क्योंकि कन्हैयालाल की सच्चाई हमने सामने ला के रख दी। कन्हैयालाल के आरोपियों को हमने, हत्यारों को 4 घंटे में पकड़ लिया, उसके बाद एनआईए ने अपने पास ले लिया, और एनआईए ने आज तक कुछ नहीं बताया है, जबकि वो दोनों गौस और दोस्त दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता निकले, सबूत के सामने, जनता के सामने रख दिया। कन्हैयालाल के दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए जो है वो हमने दे दिए थे। तो हम जा रहे थे एक सकारात्मक एजेंडा लेकर। हम बात कर रहे थे किसानों के कर्जा माफी की, एक कमीशन हमने बिठाया है जो हर साल रिव्यू करेगा, किसानों के लिए खड़ा रहे। हमने 10 रुपया जो है बोनस दिया है दूध को। रिपोर्ट पे बात नहीं कर रही है, सब हम लोग रोज चर्चा करते हैं। रुकिए ना, अब तो वोटिंग हो गई, थोड़ा सा कम से कम आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले ग्राउंड रिपोर्ट, वोटिंग पैटर्न को लेकर क्या खबर आ रही है आप लोगों तक? नहीं, मेरे पास तो जो खबर है वो सिंपल ये है कि हम रिवाज जो है वो बदलने जा रहे हैं। गहलोत जी की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, वो रिपीट करने जा रही है और अच्छे मतदानों से रिपीट करने जा रही है। हमारे पास जो फीडबैक है, बूथ टू बूथ फीडबैक जो है वो काफी पॉजिटिव है। हम जीतने जा रहे हैं, हमारे सकारात्मक एजेंडा की जीत हुई है। यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि मोदी जी को लय ताल सूर कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे मैं 600 रुपए सिलेंडर दूंगा, पहले 1 महीना पहले आए थे तब, फिर कह रहे थे नहीं हम 450 देंगे। 500 रुपए का सिलेंडर वहां ऑलरेडी मिल रहा था, किसानों की कर्जा माफी हो चुकी थी, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स है जिनके ऊपर केंद्र सरकार का अख्तियार चलता है, उन्होंने उनके वन टाइम सेटलमेंट नहीं किए। तो ये भी जनता के सामने जो है, सामने सामने ध्यान में आ गया जनता के। 3 लाख नौकरियां हमने दी है, हमने 4 लाख सरकारी नौकरी की बात की, 6 लाख हमने निजी नौकरियों की बात की, और ये 2.5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। तो एजेंडा में भी कम पड़ रहे थे, नैरेटिव में भी कम पड़ रहे थे, और जनता समझ चुकी थी कि जिस तरह से ये फिर से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये 4-5 शब्दावली के बाहर जा नहीं सकते हैं। ये केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए आज परिस्थिति ये है कि कांग्रेस बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहा है। हमारे पास जो रिपोर्ट है काफी सकारात्मक है, काफी पॉजिटिव है, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को मतदान किया है। ठीक है शहजाद जी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने तमाम काम जो किए हैं, जनता बहुत खुश थी, एंटी इनकम्बेंसी यानी गुस्सा नहीं है गहलोत सरकार के खिलाफ, प्रो इनकम्बेंसी थी। कॉन्फिडेंस हो तो कांग्रेसियों जैसा कॉन्फिडेंस हो। यहां पर तो पिताजी की गारंटी बेटा लेने को तैयार नहीं था रेड डायरी में, और कांग्रेस की गारंटी की बस को भी धक्का लगाना पड़ा। और राहुल जी तो 16 तारीख को आए, उन्होंने कितनी गारंटी दी कि मुख्यमंत्री को चेहरा भी घोषित नहीं किया। और खैर मुख्यमंत्री ने भी जब अपने विज्ञापन दिए तो अपना चेहरा डाल दिया, परंतु वहां पे ना खड़गे जी, दलित जी एक अध्यक्ष है इनके, उनका भी नहीं डाला, ना गुजर समाज से आने वाले प्रतिभाशाली सचिन पायलट का तस्वीर डाला। तो ये तो गारंटी कितनी ले रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनकी तो अलग विषय है। परंतु देखिए, एक फैक्चुअली करेक्ट मैं करना चाहता हूं, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। इंडिया
इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्लियरली बताती है, यश और तरुण का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि उदयपुर की पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, इसलिए उनके पिताजी को मारा गया, उल्टा उनको जेल में डाल दिया गया, कार्रवाई कट्टरपंथियों पर नहीं की। और अगर बीजेपी का कोई कनेक्शन है, मैंने इनको लास्ट टाइम भी चुनौती दी थी, एफआईआर दिखाइए राजस्थान पुलिस की, वो नहीं दिखा पाए। एनआईए ने भी कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट करने की जिम्मेदारी गहलोत जी की थी। गहलोत जी चाहते नहीं है कि कन्हैयालाल जी को कभी इंसाफ मिले, उल्टा आज तो मंदिर की घंटियां सुनकर अंजना जी मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनकी सरकार आती वापस तो वहां पे केवल सर तन से जुदा के नारे सुनाई देते। तो इसीलिए अब तो घंटे जो है वो स्वर से, खुले स्वर से गूंजेंगे। ये राजस्थान में बदलाव और बदला दोनों को मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट किया है। जनता ने केवल बदलाव के लिए नहीं, जनता ने बदला लेने के लिए वोट किया है। और इसीलिए अंजना जी आप लिख कर रखिए, 3 दिसंबर को मैं आपके साथ रहूंगा। यह हिस्टोरिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। यह कोई आम जीत नहीं होगी, यह हिस्टोरिक जीत होगी, क्योंकि जनता ने, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग को इन्होंने ठगा है और यह बदला लेने के लिए वोट दिया गया है। लिख रही हूं मैंने पेन और पेपर रखा हुआ है, हवा महल के सामने पेन पेपर रखा हुआ है। कह रहे लिख के रख लीजिए अतुल जी, वो कह रहे लिख के रख लीजिए, उनकी जीत होगी बम्पर। अंजना जी, हाँ वो कॉन्फिडेंस के बारे में छोड़ दो ना, वो ऐसी हवा में बातें करने की मुझे शौक नहीं है। ये फोटो देख लीजिए, ये कन्हैयालाल के मर्डरर का फोटो है। पीछे देखिए, पीछे किसकी तस्वीरें देखिए और कौन सा दुपट्टा है और किसका ऑफिस है। ये पकड़ लिया। एनआईए ने 2 साल से क्या किया मुझे बताइए। एमएसपी की हमने कानून की गारंटी दी, ये बोलते क्या गारंटी दी है। इन्होंने 726 शहादत के बाद पार्लियामेंट में उन्हें श्रद्धांजलि देने से इनकार तो कर ही दिया, लेकिन जो लिखित दिया था कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए कमेटी बनाएंगे, वो बनाई नहीं है। ईआरसीपी के बारे में प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 को कहा था कि उसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया जाएगा। उसके बाद 5 खत जो है वो गहलोत जी ने लिखे कि आप नेशनल स्टेटस दिए। फाइनली परेशान होकर ये नहीं करने वाले हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान 2022, 2023, 2024 के बजट में किया गया और उसे भी वायदा दिया गया कि सरकार तो रिपीट होने वाली है, उसके बाद में हम इसे पूरी तरह से जो खर्चा है वो खुद राजस्थान गवर्नमेंट उठाए, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जिले 13 जिले, वो 13 जिलों को ये पानी पहुंचाने वाला है। तो ये सारी बातें जो है जनता के सामने एक सकारात्मक एजेंडा था, एक डेवलपमेंट का एजेंडा था, तोड़जोड़ का एजेंडा नहीं था। ये गुज्जर की बात कर रहे थे, इन्होंने राजेश पायलट जी के बारे में झूठ बोल दिया। यानी उनकी मौत जो है, उनकी शहादत जून में ही हो गई थी और मतदान सितंबर में हुआ था और देश के प्रधानमंत्री वहां झूठ बता रहे। तो ये सारी तो बातें जनता के सामने सचिन पायलट जी ने खोल के रख दी, कांग्रेस ने पूरी सच्चाई जो सामने रख दी। तो जो मृत व्यक्ति है, इतनी तो राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, इतनी तो सहनशीलता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में झूठ बोलना, उसके बारे में उसको लेकर चुनाव में राजनीति करना, ये गलत बात है। ये बार बार कर रहे हैं। तो नेहरू जी को पहले से, नेहरू जी से समय से जो गया है उसके बारे में ये बातचीत जो है जारी है। तो ये सबसे अहम बात जो है वो सामने आई है। इनके पास क्या है, सचिन पायलट वाले पे एक जवाब चेहरा लेकर आए, सामने चेहरा नहीं है। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे, अमित शाह ने कहा कि हमारी वजह से कांग्रेस के नेता भी मंदिर में पहुंचना सीख गए हैं, हमारी वो नकल कर रहे हैं। वो हिस्सा सुनाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि आज दिन भर अगर आप देखें तो चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के, सचिन पायलट जहां पर मौजूद थे, हालांकि सचिन पायलट की अगर बात करें तो वो हमेशा जब सभा में जाते हैं अपने पिता ही की तरह वो राम राम सा सबको बोलते हैं, लेकिन आज वो जय हनुमान जी की बात कर रहे थे और उनकी जो वहां पर उनके कार्यकर्ता थे वो सब जय श्री राम के नारे सचिन पायलट के कार्यकर्ता लगा रहे थे। तो अब अगर आप नाम पार्टी का हटा दीजिए तो सब कमोवेश वही मंदिर जाना, जय श्री राम के नारे लगाते हुए राजस्थान में वोटिंग के दिन दिखाई दिए। हम वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं और आपको दिखा देते हैं जो नेता इस वक्त कह रहे हैं। आप शहजाद जी आप उस पर जवाब दे दीजिए, सचिन पायलट पर। अंजना जी, ये देखिए, ये कल ऐड छपी थी सारे प्रमुख अखबारों में। जरा कैमरामैन जूम करेगा तो यहां पर, जहां पर राहुल गांधी की इतनी बड़ी तस्वीर है, वो तो कोई पार्टी में पोजीशन होल्डर नहीं है अभी, पर फिर भी उसकी तस्वीर है, अध्यक्ष की तस्वीर नहीं। और जिन्होंने इनको जीत दिलाई थी 2018 में, उनकी भी तस्वीर गायब है। और ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अंजना जी देखिए, ऐसा है ना, कुछ लोग नए नए राजस्थान या नए नए कांग्रेस पार्टी में आए, उनको पता नहीं है। राजेश पायलट ने जब सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सीताराम
सीताराम केसरी को कांग्रेस पार्टी के उस समय के गांधी परिवार बैक कर रहे थे। उसके बाद जब वो उनका फॉल आउट हो गया तो सीताराम केसरी को भी निकाल दिया। उसके बाद जब जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा 2001 में, तब भी राजेश पायलट ने उनको समर्थन दिया था गांधी परिवार के खिलाफ, और तब से गांधी परिवार की खुन्नस है। और इसीलिए उन्होंने न केवल गुर्जर समाज को झूठ बोला, उन्होंने सचिन पायलट का भी बदला, उनके पिताजी का बदला उनसे लिया। एनीवेज वो हमारा विषय नहीं, वो उनकी अंदरूनी विषय है, परंतु इन्होंने झूठ तो बोलने की इतनी पराकाष्ठा की कि पहले भोला मत समझिए सबको। ना 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 शहजाद जी, इतने भोले भी ना बनिए। सबको पता है, आपको सचिन पायलट या राजेश पायलट के सम्मान की चिंता नहीं है। 5 से 6% जो गुर्जर वोट है, जो 40 सीटों पर निर्णायक है, आपकी नजर उस पर है, क्योंकि इसी गुर्जर वोट बैंक ने पिछली बार सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। आप चाहते हैं वो वापस आपकी तरफ आ जाए। सच कह दिया ना मैंने। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि अभी ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी ईआरसीपी की, इनसे पूछिए ईआरसीपी ईस्टर्न साइड पे जो ये प्रोजेक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत वसुंधरा जी ने की। उसमें सीडब्ल्यूसी जो एक ऑटोनमस बॉडी है, उसने बोला 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। इनको कहा गया डीपीआर में चेंज करो, डीपीआर 4.5 साल तक सोते रहे। आखिरी में जब पता चला कि सचिन पायलट तो काम कर नहीं रहे और उस बेल्ट का वोट आने नहीं वाला, तो तब जाकर ईआरसीपी के बारे में बोलना शुरू किया इन्होंने, वरना तो उन्होंने ईआरसीपी को भी नहीं उठाया था। एमएसपी की बात करते, बाजरा के किसानों को कितनी एमएसपी दी अतुल लोंडे पाटिल जी बताइए? 2250 हमारे बाजरा के किसानों को हरियाणा में मिलता है, परंतु आप राजस्थान में कितना दे रहे हो? 1200-1300 रुपए एट बेस्ट। आगे की क्या वादा करते हो भाई? आपने तो 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को किस प्रकार से तकिए के नीचे डाल दिया था, उसको लागू करने का काम मोदी जी ने किया था, और आपने तो केवल झूठ बोला है हर समाज से। भाई आपने बोला था बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, 8 बार बिजली बिल बढ़ा दिए। को लेकर ठीक है, नहीं, इसका जवाब ले लो। नहीं है, झूठ बोलकर जा ठीक है। आ रही हूँ। वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है हिमांशु? आ रही हूँ अतुल जी आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। हिमांशु देखिए अंजना जी, जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूं झालापाटन की, वो पोलिंग बूथ पर लगभग जो है अब 71% के करीब जो है वो पोल हो चुका है, और अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक का जो है वो अभी तक रिकॉर्ड है। थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी अंदर अधिकारी हैं वो लोग अब जो है अंतिम रूप दे रहे हैं पूरी काउंटिंग को। लेकिन एक चीज जरूर है, चाहे वो शहजाद जी कह रहे हो या अतुल जी कह रहे हो, एक चीज है, हर व्यक्ति अपने आप को राजनीति के लिए इसी तरीके से तैयार करता है। अगर शहजाद पूनावाला ये बात सुन रहे हैं तो वो ये बताएं कि फ्री बीस को लेकर, रेवड़ियों को लेकर जिस तरीके की बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही जाती रही हैं पूर्व के चुनावों में, इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बदली सी थी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। अगर आप देखेंगे तो खुद ही राजस्थान में जो है वो लाडो योजना लागू करने की बात है, स्कूटी देने की बात है, इस तरीके के तमाम घोषणाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अब यह एहसास हो चला है कि बिना फ्री बीस के जो है वो चुनाव में जीता नहीं जा सकता है। उसका उदाहरण जो है उनको हिमाचल में भी देखने को मिला और कर्नाटक में भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है फ्री बीस एक बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी को अब इसका एहसास हो गया है कि फ्री बीस देना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर खुद अमित शाह ने ये बात कही राजस्थान के अंदर कि हमने कमेटी गठित की है, और जल्द ही जो है इसको लेकर सरकार बड़ा कदम उठाएगी। सभी पार्टियां हिमांशु, अब देखिए जल्दी से अतुल जी आप जवाब दीजिए, लेकिन सभी पार्टियां अब फ्रीबीज के साथ ही आ रही हैं, और हम लोग अक्सर बात करते हैं, एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि अब ऐसा ही लगता है कि पार्टियां नहीं, स्कीम्स चुनावी मैदान में उतर गई हैं। संजय जी हमेशा ही कहते हैं अब स्कीम्स, किसकी स्कीम में ज्यादा फायदा लोगों को हो रहा है, लेकिन इसी में बीजेपी हिंदुत्व का एक अपना एडिटिव वैल्यू ऐड कर देती है, जिसमें उनको लगता है कि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट होंगे, एकजुट होंगे। तो आप इसका भी जवाब दीजिए और शहजाद जी की बातों का। इसके बाद राशिद किदवई साहब। देखिए अंजना जी, संजय जी देखिए शहजाद जी को मैंने बता दिया कि वोटिंग के पहले ही उनका देहांत हो चुका था, और वो 2001 की बात नहीं थी। 1999 में सोनिया जी जो है वो प्रेसिडेंट बन चुकी थी, और उसके पहले की बात है जहाँ पे शरद पवार जी वगैरह सब थे। तो ये जो बातें हैं, झूठ बोलना, बार बार बोलना, इन्हें लगता बार बार बोलने से सही हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। सचिन पायलट जी ने भी इसका जवाब दिया। रही बात ईआरसीपी की, 5 लेटर जो है हमने ट्वीट किए हैं, 5 लेटर जो भेजे हैं वो ट्वीट किए हैं। एक फूटी कौड़ी दिए नहीं, फिर देश के प्रधानमंत्री ने किस बिना पद कहा था कि मैं ये करूंगा, तो वो किया नहीं। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने इसी चुनाव में कहा कि 5 साल के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, जो 5 किलो गेहूं चावल की है,
वो उसका, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कितना निकला है, सिर्फ 1 साल का नोटिफिकेशन निकला, नीति आयोग ने जो निकाला है। तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हमने रखी हुई है, हमारे पास पॉजिटिव एजेंडा था। अभी हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, 2 इकोनॉमिक्स है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, क्या पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ? 2014 के बाद $18 तक नीचे आया था, लेकिन इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाया, 30 लाख करोड़ आम आदमी के जेब से निकाल लिया इन्होंने, क्यों नहीं पहुंचाया? ऊपर से रशिया से जो $50 का क्रूड ऑयल मिला था वो नायरा और रिलायंस ने यूरोप में एक्सपोर्ट करना पसंद किया, लेकिन उसका फायदा यहां नहीं पहुंचाया है। ये राजस्थान की बात करते हैं, वैट है, वो तो वसुंधरा जी के जमाने में भी था, लेकिन हरियाणा का वैट नहीं बताएंगे ये, मध्य प्रदेश का वैट नहीं बताएंगे ये, इनके जो रूल स्टेट है वहां का नहीं बताएंगे ये। लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा आज इकोनॉमिक्स की बात, एड वैलोरम टैक्स होता है वैट, जितना एक्साइज ड्यूटी और जितना टोटल टैक्स कम होगा ऑटोमेटिक वो परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने जनता के साथ की है। ये 2.5 लाख नौकरी की बात करते, 3 लाख नौकरी हम ऑलरेडी दे चुके। ये जब चुनाव चल रहा था तभी आरएएस का भी रिजल्ट आया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, कई लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए, डीवाईएसपी बन गए। ये सारे जनता के सामने है, इनका प्रचार नहीं उठ रहा था, फिर इसलिए इन्होंने जो बातें हैं अनर्गल आरोप करना, झूठ बोलना, ये सब सामने आ गया। जब सचिन पायलट जी सामने आ गए तो हवा निकल गई, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। रशीद साहब, ठीक है रशीद साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, जल्दी से कमेंट, वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है? इसके बाद आ रही है। जी देखिए, राजस्थान में बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से जैसे कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, वो दिखाता है कि किसी तरीके से एक अघोषित रूप से पोलराइजेशन का समा बन रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत चतुराई से ये जो भाजपा का एजेंडा था उसमें, उस एजेंडे में नहीं फंसे। वो हिंदुत्व, सनातन धर्म और आस्था के जितने मामले थे, राम मंदिर का मामला था, उससे कमलनाथ और भूपेश बघेल साफ बच गए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस उसमें उलझ गई और मुझे लगता है कि परिणाम इसकी तरफ एक तरीके से इशारा करेंगे। अंजना, बहुत जल्दी मैं एक बात बताना चाहूंगा राजेश पायलट के संबंध में। राजेश पायलट की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी रमा पायलट वो चुनाव जीती थी, लोकसभा का चुनाव, क्योंकि सचिन पायलट की उस वक्त उम्र नहीं हुई थी, 25 साल के नहीं हुए थे। और उसके बाद सचिन जो थे 2004, 9 और में चुनाव लड़े और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो ये देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा, वो निशाना गुजर वोट है, निशाना कोई सचिन पायलट या राजेश पायलट के प्रति हमदर्दी नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, उसके बाद से शहजाद जी आप जवाब दीजिएगा। आज जो मंदिर सभी नेता पहुंच रहे थे, सचिन पायलट हो, अब वसुंधरा राजे, तमाम नेता दिख रहे थे, दोनों ही तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे थे। सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता थे वो लगा रहे थे। आइए आपको सुना देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर टिप्पणी कर दी। जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब हमको देखकर चलो वो मंदिर, अब तो जाकर वो मंदिर जाने लगे। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। जब पोलिंग होने से पहले सचिन पायलट और गहलोत दोनों हनुमान मंदिर गए और बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पर वोट दीजिए, हम भी सनातन धर्म पर फॉलो करते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। जब पोलिंग होने से पहले सचिन पायलट और गहलोत दोनों हनुमान मंदिर गए और बोल रहे हैं कि भगवान के नाम पर वोट दीजिए, हम भी सनातन धर्म पर फॉलो करते हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत लेट ज्ञान आए। जब पोलिंग होने से, चलिए अच्छी बात है, देखकर वो जाने लगे। जवाब दीजिए शहजाद जी। अब देखिए, बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा जरूर सामने रखती है और कहती है कि हम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं इस देश में, लेकिन ये भी तो सच है ना कि मंदिर जाना, सनातनी होना, हिंदू धर्म का पूरे रीति रिवाज से उसको मानना, ये किसी पार्टी की जागीर तो है नहीं। अंजना जी, अगर ये पैमाना अपनाया जाए तो सबसे पहले राजनीतिक वोकैबुलरी में हे राम और राम राज्य की बातें करने वाले तो महात्मा गांधी थे। तो हम तो महात्मा गांधी के असली पदचिन्हों पर चल रहे हैं, हमने केवल सरनेम नहीं अपनाया। और देखे ना क्या 9 वर्षों में बदलाव हुआ है। बाकी कुछ माने ना माने कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 से 5वें स्थान पे आई है, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये माने ना माने, कम से कम जो कल तक रोम 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 करते थे, आज वो राम 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 करने लगे हैं। जिनके डीएनए में सोमनाथ और अयोध्या जी का विरोध करना था, वकील खड़े कर देते थे कि भाई राम मंदिर को लटकाना, अटकाना है, भटकाना है, आज वो भी मंदिर के सामने कमंडल लेकर खड़े हैं। तो ये तो मोदी
मोदी जी का इफेक्ट है। तो मोदी है तो मुमकिन है, रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। परंतु देखिए आज भी वो प्रभु श्री राम को, राम मंदिर को और हिंदुत्व और सनातन को गालियां देते, तो उस पर भी स्टैंड लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बातों पर। देखिए राशिद जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने 24 अकबर रोड नामक एक बहुत सुंदर किताब भी लिखी है, जो एक एनसाइक्लोपीडिया कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स पर। वो भी मानेंगे कि राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद को 2001 में गांधी परिवार के खिलाफ सपोर्ट किया था। ये सच है या झूठ है? और फिर जितेंद्र प्रसाद जी का क्या हाल हुआ, और उसके बाद राजेश पायलट जी को किस प्रकार से, और फिर सचिन पायलट को किस प्रकार से छोड़ देते हैं इस विषय को। अब देखिए महंगाई की बात, कॉन्फिडेंस हो तो अतुल लोंडे पाटिल, अरे भाई सबसे महंगाई का ज्यादा दर रहा है तो वो राजस्थान में 9% इन्फ्लेशन रहा है। सबसे महंगा वैट पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में 108 109 रुपए, गुजरात में 97 रुपीज, उत्तर प्रदेश में 98 रुपीज। सबसे ज्यादा बिजली का दर राजस्थान में, और बोलते हैं हमने महंगाई कैंप लगा दी, हम महंगाई पर काबू कर रहे थे। अच्छा अब हिमांशु के सवाल पर आते हैं, फ्रीबीज को लेकर। हिमांशु भाई बहुत वो भाजपा को इतना कवर करते हैं, मैं उनको भीष्म पितामह मानता हूं भाजपा को कवर करने वाले। उनको पता है कि हमने सबको स्कूटी नहीं बोली है। इन्होंने क्या बोला, सबको सेल फोन दे देंगे महिलाओं को, बोला 1,40,00,000 महिलाओं के लिए, दिया 17 लाख। हमने कहा है मेधावी बच्चे जो होंगे 12वीं पास करने पर उनको स्कूटी मिलेगी, और बाकी हमने बोला है महिला सुरक्षा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना होगा। योगी जी ने जैसे वहां पर महिला उत्पीड़न को रोका उत्तर प्रदेश में, उस तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड होगा। ये कोई फ्रीबी नहीं, ये तो ऑन ग्राउंड टेंजिबल्स है जो हम डिलीवर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, जो हम डिलीवर करते हैं गुड गवर्नेंस पर, और वो हमने प्रॉमिस किया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन तमाम पार्टियों के लिए एक बात तय है कि जितने भी आप लोग फ्रीबीज देते हैं, पैसा टैक्स पेयर का लगता है, फायदा राजनीतिक पार्टी उसका उठाने की कोशिश करती है। वहां पर उलझेंगे तो फिर हमें तमाम पार्टियों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना पड़ेगा, कौन कितनी वादे कहां पर कर रहा है, कितनी फ्री बिजली की बातें कर रहा है। मैं एक बार आपके पास अब आना चाहती हूँ संजय जी। राहुल गांधी ने, क्योंकि देखिए हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन पर बीजेपी काम करती है, यानी ध्रुवीकरण हो वोट्स का। अब तमाम क्षेत्रीय दल इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस को पुश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लगभग हर रैली में यहां पर कहा है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाल दिया राजस्थान में कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। क्या उसका असर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप देखें तो 100 सीटें 200 में से ऐसी हैं जिसमें से 40 सीटें गुर्जर बहुल इलाके जहां निर्णायक होते हैं, लगभग 35 सीटें हैं जहां पर जाट ये तय कर देते हैं, जिसपे में पिछली बार 6 सीटों पर कांग्रेस को फायदा हो गया क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने डेंट मार दिया बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को। जो मीना यहाँ पर है वो लगभग 25 सीटों पर उनका असर है। 21 सीटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल है, पिछली बार ऐसा कंसोलिडेशन हुआ। और 2013 को आप देखिए ना, क्लासिक एग्जाम्पल है, मुस्लिम बहुल मतलब बहुल में नहीं लेकिन हाँ उनका वोट काफी ज्यादा है, निर्णायक है। वहां पर आप देखिए कि बीजेपी 21 में से लगभग 20 सीटें निकाल ले गई क्योंकि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कास्ट सेंसस यानी कास्ट कार्ड, क्योंकि अगर गुर्जर, मीना, जाट यही मिलकर लगभग 80 सीटों पर निर्णय ले रहे हैं, वो कास्ट कार्ड किसकी तरफ आपको लगा, या कास्ट सेंसस का कार्ड नहीं चला? नहीं अंजना जी, आपने बताया कि गुज्जर, मीना और अन्य जातियों को मिलाकर 80% है कई विधानसभा क्षेत्रों में। अगर ये कार्ड काम करता रहता या काम करेगा तो तमाम ऐसी सीटों पे तो कांग्रेस की जीत होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इस बात की तारीफदारी कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। मुझे लगता है इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है अभी कि कास्ट सेंसस से होगा क्या। तो कास्ट सेंसस होनी चाहिए, कांग्रेस इसकी तारीफदारी कर रही है, तमाम रीजनल पार्टियां इसके पक्ष में खड़ी हैं, तो जनता के बीच में एक उत्साह तो है, उसका समर्थन करते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ अच्छी बात है, उन्हें लगता है एक अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात से उनके वोट देने के निर्णय पे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस निर्णय पे फर्क पड़ने के लिए पार्टियों को और मेहनत की जरूरत है। पार्टियों को यह बताना पड़ेगा कि जब कास्ट सेंसस होगा तो उसका उनके जीवन में उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा। और तब जब जनता को यह लगेगा कि कास्ट सेंसस होने से उनके जीवन के मूलभूत चीजों में फायदा होने वाला है, तभी ये इश्यू जो है उनके वोट देने के निर्णय पर फर्क डालेगा। इस वक्त तो ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, दोनों जो पॉलिटिकल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल लोंडे पाटिल साहब आपके साथ, क्योंकि आप इनकम्बेंट हैं और आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है। आप बाबा बालकनाथ की सीट पर 5 बजे तक 74% वोट होना, क्या इशारा कर रहा है? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, प्रो इनकम्बेंसी है,
आपको मुख्यमंत्री के कंपैरिजन हुई दोनों, वसुंधरा जी जो एक्सपेक्टेड चेहरा है इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और गहलोत जी, तो 17% का डिफरेंस है, 44 और 27। ये आपके कुछ लोगों के जो है सर्वे। लेकिन मैं झूठ पे झूठ जो खोलते जा रहा हूं, अभी एक और झूठ खोलता हूं। देखिए, दिल्ली में 30% वैट है, आसाम में है 32.66% और एक अलग सेस है 5 रुपए का, तेलंगाना में है 30.20%, मणिपुर में इनके 36.20% है, फिर बाद में मध्य प्रदेश में है 33% वैट प्लस 1% सेस और 4 रुपए 4.5 रुपया अलग एक सेस। तो ये जो है ना, ये सब मैं इनका झूठ जो है वो सामने रखता हूं। फिर कह रहा हूं मैं, कांग्रेस में 1999 में चुनाव हुए थे और 1999 में सोनिया जी जो है वो अध्यक्ष बनी थी। जब राजेश पायलट चुनाव लड़े थे तब सोनिया जी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थी। तो ये झूठ पे झूठ यहाँ वहां से लिखवा कर लाना और झूठ बोलना, ये सब जनता को समझता है। लेकिन एक बात है, आप कहीं पर भी जाओ, चिरंजीवी की चर्चा संजीवनी की तरह थी, तो ये बात है। दूसरी बात, मंदिर में जाना इन्हें पता नहीं है शहजाद जी को। शहजाद जी, हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो शादी में मंडप में जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाना पड़ता है। ये हर बात जो है आपको बताने की आदत है, क्योंकि आप दिखावा करते हैं। अब शहजाद जी एक बात कह दो, आप महात्मा गांधी जी के पदचिन्ह पे चलना चाहते हो ना, तो एक बार बीजेपी का मुर्दाबाद कर दो। 300 मंदिर गिराया है जयपुर में, 300 मंदिर वसुंधरा जी ने, 300 मंदिर, और नितिन गडकरी ने नागपुर में 400 मंदिर गिराए, जिसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था, 400 मंदिर। तो ये बात हमें ना सिखाए। हर व्यक्ति अपना अपना धर्म का पालना करता है। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता दी है, सभी धर्मों का सम्मान करना और अपने धर्म का फ्रीली पालना करना, यही है। अंजना जी, शहजाद जी, जल्दी से आपका सेल्फ गोल कर दिया। अतुल जी ने कहते कहते क्या कहा कि चिरंजीवी हमारे लिए संजीवनी की तरह। अरे संजीवनी तो तब लेकर गए थे हनुमान जी जब एकदम लास्ट स्थिति में थे और कुछ नहीं बचा सकता था, तो संजीवनी देनी पड़ी। तो मतलब वो अपने आप की स्थिति को उसी प्रकार से बता रहे हैं। अंजना जी देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला किसी के। अंजना जी, आज के बाद राजस्थान अब पीएफआई का अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि स्टार्टअप का हब बनेगा। आज के बाद राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म और आतंकी सर तन से जुदा की घटनाएं नहीं होगी। आज के बाद राजस्थान में महिला सुरक्षित रहेंगी। आज के बाद राजस्थान में बदलाव की घड़ी जो है वो शुरू हो चुकी है। बदलाव का हवा आपके पीछे हवा महल में भी लहरा रहा है, और इसीलिए जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट के धमाके नहीं, मंदिर के घंटे बजेंगे। ये आज के बाद होना शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को औपचारिक हो जाएगा। अरे मैंने तो बस इस तरह से बताया था कि यहाँ पर वो पहर ऐसा था। जल्दी से संजय जी, ये आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की वो जो स्ट्रैटेजी थी फेस प्रोजेक्ट नहीं करना, उनके हक में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी का फेस प्रोजेक्ट नहीं करना बीजेपी के लिए कामगार होगा। मतलब बीजेपी को जो कुछ भी फायदा होगा इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि वसुंधरा जी सिंधिया जो इनकी पहले मुख्यमंत्री थी, उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई थी, और पॉपुलैरिटी गिरने से उनकी जो कैपेसिटी है बीजेपी के लिए वोट लाना वो बहुत कम हो गई थी। इस वजह से अगर वसुंधरा जी सिंधिया के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती तो वसुंधरा जी सिंधिया अपने नाम पर या अपने चेहरे पर वोट नहीं ला सकती थी। तो मेरी समझ से बीजेपी का यह निर्णय सही है, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, वोटिंग राजस्थान में समाप्त, 5 में से 4 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है, और अब तेलंगाना में सिर्फ 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिर 3 दिसंबर को, 30 को पहले आपको बता दें, 30 नवंबर को शाम से ही लगातार हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो कि हमेशा एग्जैक्ट पोल साबित होता रहा है। और फिर 3 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे सिर्फ आज तक पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।